हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक पे स्टडी किया था, जिसमें हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन मींस चार्जिंग प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया था। और अब हम आज इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कूलॉम्स लॉ। इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि एक तो जो हम लोग लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, इसमें आपकी राय बहुत अहमियत रखती है, आपके विचार, क्योंकि हमारे जब आपके विचार आएंगे तो हम सबको, हमारी पूरी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, क्या सुधार की संभावनाएं हैं तो उसको इंप्रूव किया जाए। तो कमेंट जरूर करें प्लीज। इसके अलावा इसमें आपके कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे जितने अधिकतम छात्रों को लाभ हो सकता है वो होना चाहिए, जिसमें हमारा कुछ नहीं जाता। दूसरा कि जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के उसके बारे में डिस्कस जरूर करें, उसको पूछ सकते हैं, कुछ और राय है तो बता सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बिजी शेड्यूल के चलते हो सकता है कि आपके कमेंट का विद इन टाइम रिस्पॉन्ड ना हो पाया, जैसा एक दो बार कुछ लोगों ने कहा। तो उन सिचुएशंस में आपके साथ आपको ये सजेस्ट करना है कि आप ये जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट में भी कॉल अप कर सकते हैं। इस नंबर को मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूं, ये आपका 8299509609 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को, अपने व्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वापस टॉपिक पे, इस चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम एक साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने जब पिछले वाले टॉपिक्स में पता लगा, इससे पहले ये डिस्कवर हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद में इतने से कोई फिजिक्स पूरी नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स में सबसे पहले तो मेजरमेंट का साइंस है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है तो कितना है, रिपल्सन है तो कितना है, अमाउंट का मेजरमेंट। तो इस अमाउंट को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट कूलॉम ने एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया, एक्सप्रेशन ड्राइव किया, जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं, स्मॉल पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनको उन्होंने सेपरेट किया है, प्लेस किया है एट ए स्मॉल डिस्टेंस R। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहे होंगे, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा, इस चीज को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया और अपने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देखा, ये ऑब्जर्व किया और बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मींस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एज प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप, पहला ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेटमेंट, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज ऑब्जर्व किया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेटमेंट नंबर 2। ये दो ऑब्जर्वेशन थे। अब अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें, ऑन कंबाइनिंग बोथ वी गेट F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 3। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, पहले से मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी में तो एक्सप्रेशन नहीं आता, रिजल्ट नहीं होता। तो जब हमें प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है तो एक कांस्टेंट आता है। इन्होंने कांस्टेंट यूज किया, F इक्वल हो गया K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन इक्वेशन नंबर 4 विल बी क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं हम लोग F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस एक्सप्रेशन is called as Coulomb's law। यही हमारा एक्सप्रेशन है Coulomb's law फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का Coulomb's law है। ओके, अब यहां पर एक नया टर्म हमारा एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म आया है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी है, हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। हो सकता है कि इसके स्टूडेंट से सबको ना सुना हो, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस टर्म को लिख रखा होगा। सीबीएसई में हम लोग, इंग्लिश मीडियम में हम लोग इसको इंग्लिश में परमिटिविटी बोलते हैं, हिंदी टर्म्स का वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आते हैं हम लोग अभी हमें बताया। देखिए स्मॉल के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 पावर 9 थी। सिंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 पावर 9। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नॉट की, कितनी आएगी देखते हैं। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर। इसको अगर हम लोग यहां पर -2 पावर तक लिखते तो ज्यादा बेटर रहता। ओके, हो गया हमारा। नाउ एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 अपॉन 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर 9 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम। सी लिखते हैं ना, इसको भी सी लिखते हैं समझ। नाउ अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 पावर -12। 12 में है, सॉल्व आउट कर सकते हैं आप। And this is the value of permittivity of air or vacuum। permittivity is a permission। ये परमिशन है, कोई भी मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना पास आउट होने देता है, कितना इंप्लीमेंट होने देता है, इसकी अमाउंट हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट है, जो कि डिफरेंट वैल्यूज आपको अलग से टेबल में प्रोवाइड करा देंगे। वहां से आपको हर मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो मिल जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तो लगातार आपको यूज करना ही है और ये आपको एग्जाम में लर्न भी रखनी है। जनरली होता ये है कि वैल्यूज आपको जब भी क्वेश्चन पेपर भी आता है एग्जाम में तो वैल्यूज स्टार्टिंग में ही दे दी जाती है, बट बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, कई बार ऐसी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एट रैंडम अगर आपको यूज करना है तो लर्न रहनी चाहिए ना। इसके बाद अब हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले इसको वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कूलॉम्स लॉ जो कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है
उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, इसको भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम्स लॉ की पहली कंडीशन, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं Q1 Q2 जो हम सपोज किए थे, ये बहुत छोटे साइज के होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस के होने चाहिए। मींस चार्जेस शुड बी पॉइंट साइज फर्स्ट। सेकेंड, चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो रेस्ट के चार्जेस लगता है, should be at rest। चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। स्टेशनरी, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स को, चार्जेस है रेस्ट, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो रेस्ट में होने चाहिए। मूविंग चार्जेस के लिए ये हमारा अप्लाई नहीं होगा, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि कूलॉम्स लॉ का जो लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन, लास्ट लिमिटेशन, वो है चार्जेस के बीच के डिस्टेंस स्मॉल तो होनी चाहिए, लेकिन जो न्यूक्लियर साइज है 10⁻⁻15 मीटर, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम हुआ तो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस है वो इफेक्ट कर देगा, और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वहां ये अप्लाई नहीं होगा। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी more than 10⁻⁻15 मीटर। ये तीन हमारे लिमिटेशंस हैं। इन कंडीशंस के बाद में कहीं ना कहीं ये हमारा जो कूलॉम्स लॉ है वो इस अमाउंट से, इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होता। इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पहले हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम इसमें वेक्टर इन्वॉल्वमेंट कैसे करेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स या हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हमने जब मैथमेटिकल ड्राइव किया था तो कहीं वेक्टर कंसीडरेशन नहीं किया, वेक्टर एरो भी नहीं लगाया। लेकिन अगर हम इस वेक्टर को, अभी हमने बात कर रही थी कल मैग्नीट्यूड की, अगर हम डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करें तो ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्म क्या होगा, इसको देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2, पॉइंट चार्जेस थे। मान लीजिए हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पहला वाला चार्ज कोशिश करेगा दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। दूसरा वाला चार्ज कोशिश करेगा इसको दूर भगाने की, इसको रिपेल करेगा, लाइक चार्ज में पल्सन होगा। तो पहला वाला चार्ज दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन सेकेंड अप्लाइड बाय फर्स्ट, और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकेंड, F12। F12 डायरेक्शन इधर हो गई। सपोज दैट इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। अगर हम इस डिस्टेंस का मेजरमेंट करें, डिस्टेंस तो r है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं तो हम लिख लेंगे इस r डिस्टेंस को R12 फ्रॉम 1 to 2, यानी इधर की तरफ हो गया। अगर हम यहां से यहां चल रहे हैं, इधर की तरफ है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग R21, ये हो जाएगा फ्रॉम R12 की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स राइट, R21 हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसको कंसीडरेशन हम वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे शो करेंगे, ये देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1, अभी हम लोगों ने इससे पहले जो डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ, पहले लिखते जनरली F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वेक्टर फॉर्म को। फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो इतना होगा, लेकिन इसमें दो डायरेक्शन है। F12 यानी फर्स्ट चार्ज Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
सेकेंड चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा इसको, यानी हमने स्टडी किया फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकेंड F12 किधर की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म में छोड़ दिया, ऐसे थे। Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर होता नहीं, छोड़ दीजिए। R डिस्टेंस वेक्टर होती, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो हम इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। डायरेक्शन क्या लेंगे, R डिस्टेंस कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ F1। अब F12 की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्टेंस कौन सी है, जब हम सेकेंड से फर्स्ट की तरफ आए, मींस हम R को लिख देते हैं R21, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग बैलेंस होना चाहिए। इधर वेक्टर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, कहां है इसमें वेक्टर क्वांटिटी, Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर हो नहीं सकती। R21 वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, बट स्केलर किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर करेंगे तो वो भी स्केलर हो जाता है, तो इधर साइड टर्म से स्केलर है, तो हमें इसमें जबरदस्ती वेक्टर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। और जब हमें किसी पर्टिकुलर टर्म में वेक्टर इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, यानी इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए एक ऐसा तरीका कि उसका मैग्नीट्यूड वेरी ना करे और डायरेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जिस डायरेक्शन में हमारा F12 फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस का जो स्केलर हो सकती है, सॉरी जो वेक्टर हो सकती है, उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मींस R21 कैट, इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर्स में पढ़ रखा है पहले से क्लास 11th में कि A कैपिटल होता है A वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर। R21 या इसको ऐसे दे सकते हो A वेक्टर अपॉन A। इट मींस हम लोग इसी को अगर स्टेप में लिखेंगे तो F12 वेक्टर इक्वल हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21, है ना, क्या करना, तो A कैप इक्वल A वेक्टर अपॉन मॉड A, यानी A वेक्टर अपॉन A, तो R कैप R21 कैप मतलब R21 वेक्टर अपॉन R21। इसको अगर अगले स्टेप में हम लोग चाहे तो ये हो जाएगा आपका F12 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये हो गया। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर मॉडल्स के साथ में डिवीजन करना हो, Q1 Q2 R21 कैप मॉड Q R21 क्वेश्चन नंबर 1। फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकेंड। सिमिलरली F21 वेक्टर इक्वल होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड Q इंटू R12 वेक्टर। Question number 2. These are the equation 1 and 2 are the vector form of Coulomb's law. Okay? Now